पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट, यानी जलवायु। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में इस टॉपिक से पहले, यानी इंडियन क्लाइमेट से पहले, भारतीय जलवायु से पहले 2 टॉपिक और हो चुका है, जिसमें भारत की भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया और भारत का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें नदियों के बारे में, उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आपने देखा होगा। आज का क्लास जो सेंट्रलाइज है वो सिर्फ एक टॉपिक पर है और वो है भारतीय जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय जलवायु में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये हम लोग फैसला कर लें। ठीक है, तो उसका एक फ्लो चार्ट हम बना देते हैं ताकि आप ये समझ पाए कि आखिर इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रकृति, जो भारतीय जलवायु है, इंडियन क्लाइमेट है, इसकी प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है, किस प्रकार, किस तरह की ये जलवायु है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इसके प्रभावित करने वाले कारक, जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है वो कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर। और तीसरे में हम लोग देखेंगे कि भारतीय जलवायु का जो उत्पत्ति है वो जलवायु की उत्पत्ति का आधार, कि आखिर भारतीय जलवायु कैसे पैदा हुई। ठीक है, और बेस ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, और अंत में हम लोग देखेंगे कि मौसम, या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि भारतीय जलवायु के प्रकार। जलवायु के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो आज के क्लास में जो भारतीय जलवायु है, इंडियन क्लाइमेट है, उसमें ये 4 बातों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें और भी सेक्शंस है जो आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर भारतीय जलवायु हम कहते हैं, इंडियन क्लाइमेट कहते हैं, तो परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा जो भी होता है, चाहे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, इसी में से सवाल आते हैं। जो प्रश्न आपको आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो इसी में से आएंगे, चाहे वस्तुनिष्ठ हो, चाहे विषयनिष्ठ हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या चाहे सब्जेक्टिव। बात समझ में आई? तो आप एक बार बैठा लेके वो क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकृति यानी नेचर हमारे जलवायु का कैसा है। नेचर में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका रूप क्या है, या आपको सरलीकृत करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, कि इसको क्या नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज देखेंगे। दूसरा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे।
तीसरा हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो आखिर पैदा कैसे हुआ, उस पर कौन कौन से थ्योरीज हैं, जिस थ्योरीज के आधार पे हम कहते हैं कि हमारी जलवायु एक मानसूनी प्रकृति की है ना। और अंत में देखेंगे कि जो सीजन के 3 रूप देखते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये 4 सेक्शंस को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्लियरिटी हम लोग को आ जाती है, तो आप समझिए कि भारतीय जलवायु पे आपको पूरा समझ विकसित हो चुका है। इस बीच में हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हम तो अपने एक पढ़ाने के अंदाज में पढ़ा रहे हैं, बीच में आपको कोई भी शब्द के दृष्टिकोण से या थॉट के दृष्टिकोण से ऐसा समय आया कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें हिंट्स कर दें कि सर इसको और एलोबरेट कर दीजिए, ताकि मेरा सीक्वेंस समझने का बना रहे। तो शुरू करते हैं आगे। तो जैसा कि है कि जलवायु की प्रकृति, ये इसको भूमिका भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। जलवायु की नेचर ऑफ क्लाइमेट। अगर एक शब्द में कहा जाए कि हमारे जलवायु की प्रकृति कैसी है, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी आता है कि मॉनसूनी, ठीक है, मॉनसून। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि मानसूनी है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो मानसूनी शब्द है, ये अरबी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? अरबी भाषा से लिया गया है। और इस आधार पर एक अरबी भाषा में शब्द है मौसीम। क्या शब्द है? मौसीम। और इसी से डिराइव्ड है मानसूनी, इसी से निकला हुआ है क्या है? मानसूनी। ये मौसीम का अर्थ होता है प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन यानी रिट्रीट। इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये जो मौसम शब्द है और उसका अर्थ प्रत्यावर्तन या रिट्रीट होता है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना जिम्मेदार है। अगर आप मैपिंग पर आपका ध्यान होगा तो जो हमारा देश है भारत, उसके पश्चिम में एक सागर है जो हिंद महासागर का ही एक पार्ट है, उसको हम लोग अरब सागर बोलते हैं। दिमाग में जा रहा है ना, कि मैप दिखाने की जरूरत है। उस सागर महासागर के ऊपर में आप जाइएगा तो अरब कॉन्टिनेंट है, अरब देश है। तो जिस समय इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था, उस समय से पूर्व से ही अरब के व्यापारी वैश्विक व्यापार पे अपना नियंत्रण रखते थे। और भारत जो उस समय बहुत सारे उत्पादों का केंद्र था, और भारतीय सामान की मांग यूरोपीय देशों में बहुत अधिक थी, तो लाभ कमाने के लिए जो अरबी व्यापारी थे वो भारत में आते थे। और भारत का जो मुख्य रूप से क्षेत्र है मालाबार का, यानी केरल का, वहां वो निवास करते थे। उस समय श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था, वहां वो लोग रहते थे, अस्थायी रूप से रहते थे। ये इनका सेंटर था, यहां से निर्मित मालों को ले जाना और यूरोप के देशों में या यूरोप के व्यापारियों को देना, ये इनका काम था।
तो वहां से जो अरब का और भारत के बीच जो सागर है, जिसको अरब सागर बोलते हैं, इसमें एक हवा चला करती थी। वो हवा 6 महीने उत्तर पूर्व से, सॉरी, अच्छा चलिए मान लीजिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती थी, और 6 महीना हम बना देते हैं, आपको घबराइए नहीं। ये मान लिया आपका, ये है इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत, और ये मान लीजिए कि अरब कॉन्टिनेंट है, नीचे में अफ्रीका आ गया, और ये आपका अरब सी है, जो हिंद महासागर का एक पार्ट है। यहां पर वो लोग केरल और ये श्रीलंका में वो लोग रहते थे, अरबी लोग। तो ये अरब का जो इलाका था, यहां जो लोग जाते थे, तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपको ये हो गया, ठीक है। और यहां उत्तर है, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो 6 महीने ये हवाएं जो है वो इस ओर से इस ओर चलती थी, 6 मंथ, ठीक है। और 6 महीने यहां से इधर चलती थी। अरबी व्यापारी क्या करते थे कि जब अरब से भारत आना उनको होता था, तो जब इधर से हवा चलती थी तो वो अपना सफर शुरू करते थे, और नाव उनका बहुत आसानी से पवन के सहारे जो है वो भारत पहुंच जाता था। और भारत से फिर उनको अरब जाना होता था, तो 6 महीना वेट करते थे वो, और जब हवाएं भारत से अरब की ओर चलती थी, तब जो है वो अपने सफर को शुरू करते थे, यात्रा को शुरू करते थे, और वो आराम से अरब पहुंच जाया करते थे। हाँ, तो इस तरीके से ये ऐसी हवा थी, साल में 2 बार चलती थी, 6 महीना एक दिशा में, 6 महीना में दूसरे दिशा में। तो ये वायु का प्रत्यावर्तन था, रिट्रीट ऑफ एयर था। तो रिट्रीट ऑफ एयर को, वायु के प्रत्यावर्तन को अरबी भाषा में मौसिम कहा जाता है। उनके यहां जो लैंग्वेज प्रचलित था उसमें मौसिम कहा जाता, उस हवा को नाम दे दिया मौसिम। अब बात समझ में आ गई। अब अपभ्रंशित रूप से भारत में जब ये चीज हुआ, तो यही मौसम क्या हो गया, मानसून हो गया। हम समझते हैं कि शाब्दिक दृष्टिकोण से जो इस जलवायु के उत्पत्ति का सॉरी फिर से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, हम लिख देते हैं। जलवायु की नेचर ऑफ, ठीक है ना। तो ये तो आप इतना समझ गए कि साहब ये जो मॉनसून शब्द है, जो मौसम से निकला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है। अब हम आते हैं, इसी कारण से इसको मॉनसूनी इलाका, क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है ना, वो इसी व्यवस्था से होती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एक 6 महीना हवा ऐसी है जो भारत की ओर आती है और बारिश कर देती है, और फिर 6 महीने बाद वापस चली जाती है। तो ऐसी हवाओं को मौसम कहा जाता है, हमारे देश में मानसून कहा जाता है। इसीलिए हमारे देश का जो जलवायु की प्रकृति है, उसके लिए मानसूनी जलवायु शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये प्रकृति जो हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका एक पक्ष हुआ। अभी पूरा इसके नेचर का एक स्पेसिफिक वर्ड अभी हम नहीं दिए हैं आपको,
कि आखिर एक लैंग्वेज, एक शब्द में बोले है कि भारतीय जलवायु की प्रकृति का वर्णन करें, एक शब्द में बताइए, तो एक शब्द कौन सा होगा, वो हम अब आते हैं। ठीक है, अब इसका तो एक तो हो गया, यहां पर आपका मस्तिष्क बंधा रहे इसलिए सिर्फ लिख देते हैं मॉनसूनी। ठीक है, अब इसके आगे जो हम आपको बात समझानी है वो ये कि जो हमारा देश है भारत, तो उस देश की अवस्थिति जो ग्लोब पे है या मानचित्र पर है, वो बहुत हद तक इसके जलवायु के प्रकृति के निर्धारण में जो है वो सहायक है। तो यदि ये तो पहला मॉनसूनी हो गया, दूसरा अवस्थिति यानी सिचुएशंस को हमको दिखलाना होगा, तब जो है वो आपको स्पष्ट होगा कि कहां पर हम लोग हैं। तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो कहां पर है? तो भारत की स्थिति ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा है, यानी इक्वेटर जो है, उसके उत्तर में, नॉर्थ में है। तो इस प्रकार से भारत ग्लोब में कहां है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्ण रूप से। इसका इंग्लिश होगा नॉर्थ हेम्स्फेयर। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि नहीं? जो हमारा ग्लोब है वो बीच से एक रेखा, काल्पनिक रेखा जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेम्स्फेयर, जो नीचे वाला दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेम्स्फेयर बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा देश भारत है वो कहां है? गोलार्ध में। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेम्स्फेयर। क्लियर? अब ये तो अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरीय स्थिति में अगर देखेंगे तो ये पूर्वी देशांतर में, देशांतर आप ये अक्षांश जो है लैटिट्यूड लाइन कहलाता है और देशांतर लॉन्गिट्यूड, जो खड़े खड़े रहते हैं। तो बीच वाले से पूरब की ओर भारत है पूरा का पूरा, तो इसलिए इसको पूर्वी देशांतर। इतना बात समझ में आ गई? अब देखिए कि इस जलवायु को जो प्रभावित कर रहा है वो क्या प्रभावित कर रहा है कि हमारा देश जो है उसकी एक और स्थिति ये है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेरी गुड। तो ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल भारत के मध्य भाग से गुजरती है और कुल 8 स्टेट हैं जो जहां से ये पार करता है। ठीक है, उसमें अगर पश्चिम वेस्ट से देखें तो सबसे पहला राज्य जो है गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपके पढ़ाई का ये तरीका होना चाहिए। कहीं पर भी मैपिंग हो
क्योंकि क्वेश्चंस आता है पश्चिम से पूरब का बताइए, पूरब से पश्चिम से कर्म बताइए। तो अगर आप क्लास में अपने अध्ययन के दौरान ये सब स्पष्ट करते हुए चलते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो क्या कर रहा है, भारत को स्पष्ट रूप से, भारत को दो भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में, है ना, दो बराबर, कह लीजिए बराबर भागों में बांटता है। अब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है तो उससे जो भारत की स्थिति बनती है वो क्या बनती है कि कर्क रेखा का उत्तर और दक्षिण, यही ना, इसको ऊपर में लिखते हैं, कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलिए, तो ये भारत बढ़ जाता है, यानी साउथ और नॉर्थ में। तो जो दक्षिण भारत है वहां जो जलवायु बनेगी वो कैसी बनेगी, उष्ण जलवायु बनेगी। यानी ट्रॉपिकल बनेगी। और उत्तर की तरफ जो जलवायु बनेगी वो शीतोष्ण बनेगी। यानी टेम्परेट बनेगी। तो यदि इसको जानना है तो आप हमें पहले ये बताइए आप कि आप ताप कटिबंध यानी हीट जोन के बारे में अवगत है कि नहीं। अगर ताप कटिबंध हीट जोन के बारे में आप अवगत नहीं होंगे तो हमारी ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पहले ये क्लियर हो जाए कि ताप कटिबंध से आप अवगत हैं कि नहीं। अगर अवगत है तो फौरन आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं है तो पहले हमको उसको बताना पड़ेगा। बता दें, वेरी गुड। तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं, प्लस। तो अगर इसको एक हेडिंग देते हैं ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन, ठीक है। तो हम एक ग्लोब का, थोड़ा ये गड़बड़ हो जाएगा तो आप आलोचना मत कीजिएगा मेरी, ठीक है, इसलिए कि जल्दी पढ़ाना है तो एग्जैक्ट तो बनता नहीं है। ये बीच वाला जो है इसको आप पूर्व से जानते हैं, ये 0 डिग्री है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भू मध्य रेखा, ठीक है, यानी इक्वेटर। उसके बाद एक 23.5 डिग्री उत्तर और एक 23.5 डिग्री दक्षिण दूसरी रेखा होती है। कुल अक्षांश रेखा ऊपर में उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, ठीक है। और बीच वाला जो है एक तो 90 90 180 और एक जो है इसको जुड़ेगा तो 181। कुल अक्षांशों की संख्या हमारे ग्लोब पे 181। हालांकि डिस्प्यूटेड बना दिया इस बार बीपीएससी का जो एग्जाम लिया, आप लोग देखे होंगे तो उसमें आंसर 180 ही दिया है। और ऐसा इसलिए किया है कि बोला कि जो 180 ने 179
बोला कि अंतिम जो 90 डिग्री है वो तो कोई रेखा है ही नहीं, तो बिंदु है। बात समझिए। तो वो भूगोलवेत्ता के बीच विवाद का विषय है। तो बीबीसी ने माना कि हम भी उसी को मानते हैं कि वो बिंदु है, रेखा तो है नहीं, तो इसीलिए 179 होता है। हालांकि पहले तक पढ़ाया जाता था कि 181 होता है। तो चलिए बीच बीच में बता दिया। देखिए, कुछ विवाद ऐसा है कि जिसका हल करने की सक्षमता हम लोगों के पास नहीं। ये जो भूगोलवेत्ता है उन्हीं के मध्य में विवाद है। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो वस्तु स्थिति है वो आपको बता दें। अभी तक जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें 181 माना जा रहा था। ये पिछली बार जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया उसमें इस क्वेश्चन को राइज किया, तो यहाँ तो भाई केस होता है ना, मुकदमा होता है। तो उसमें जो उसने तर्क प्रस्तुत किया वो ये तर्क प्रस्तुत किया। ये तो हमारे अधिकार सीमा में नहीं कि आपको एग्जैक्ट इस बारे में हम बताएं कि क्या कहेंगे। हम हालात आपके सामने रख दे रहे हैं, आप फैसला कीजिए कि क्या कीजिएगा। 179 मारिएगा या 181 मारिएगा। अगर अभी कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे आपको कि आप 179 ही आप मारिए, क्योंकि कोर्ट न्यायालय जो है वो सर्वोच्च होता है और न्यायालय की बात को हम लोगों को मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो देश में अव्यवस्था आ जाएगा। लेकिन जो एकेडमिशियंस हैं वो नहीं मानेंगे। तो मेरा इस द्वंद में, इस जो विवाद में हमारा आपका प्रश्न था उसका उत्तर यही होगा। क्लियर? तो ये जो 23.5 डिग्री है उत्तर, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यानी ट्रॉपिक ऑफ ठीक है। और ये जो 23.5 डिग्री तो नॉर्थ हो गया, एन लिख देते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी। और एक जो रेखा होगी 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है ना? इसको यहां पर लिख देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिक विक। ऐसो क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक विर्थ। ठीक है। विर्थ का इंग्लिश सर्किल होता है, तो आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल आप अपने मस्तिष्क में रखें। ये जो भाग है आपका, यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर है और 0 डिग्री से 23 डिग्री दक्षिण, ये एक कटिबंध है, एक जोन है। ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये एक जोन है, तो 23.5 डिग्री से लेकर करके 66.5 डिग्री उत्तर, और इसी प्रकार से
23.5 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिण, ये एक कटिबंध हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री लास्ट, ये एक कटिबंध हो जाता है। और साउथ में भी ये एक कटिबंध हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल 3 कटिबंध हुए। तो ये 3 कटिबंधों का नामकरण जो है वो आपको करना होगा। उसमें इसको जो बोलते हैं, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके लिए हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या? उष्ण कटिबंध। इसका इंग्लिश होता है ट्रॉपिकल जोन। या इसका इंग्लिश है कि एक और नाम है टॉरिड जोन। जगह जगह पुस्तकों में जो है टॉरिड जोन भी मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन भी मिलेगा। ठीक है। और 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, इसको हम लोग बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, यानी इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेट जोन। इसको भी और इसको भी क्या बोलेंगे? वही टेम्परेट जोन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। और जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का मामला है, बात है, इसको हम लोग बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। कटिबंध, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रीजिड जोन। यहां भी बोलेंगे क्या? फ्रीजिड जोन। क्लियर? ये 3 कटिबंध है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, इसी में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि भारत कहां पर है। तो अभी भी हमने बताया कि भारत की जो ग्लोब पे या मानचित्र पे अवस्थिति है, सिचुएशंस है, वो उत्तरी गोलार्ध में के पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में। क्लियर? उत्तरी गोलार्ध ये हो गया, पूर्वी देशांतरीय है। हमने कहा कि भारत से कर्क रेखा बीच से होकर के जाता है, यही ना हमने कहा। तो एक आपके लिए एक भारत यहां पर बना देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप सर लोग ये बताइए कि भारत को किस जोन में रखिएगा? उष्ण कटिबंध में रखिएगा या शीतोष्ण कटिबंध में रखिएगा? तो पता ये चला ना कि जो कर्क रेखा से दक्षिणी भाग है वो पूर्णतः उष्ण कटिबंध में, यानी टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, और जो उत्तरी भाग है वो पूर्ण रूप से शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। इसलिए हाँ, कर्क रेखा से नीचे जो रहता है, गुड, ऐसे ही समझिए, क्योंकि सफर बहुत लंबा हम लोगों को है और एक क्लास में आप अच्छे से समझ जाइए। तो उसके लिए जो टेक्निकली वर्ड है उसको आप लोग को दिमाग में रखते रहिए और समझते रहिए। किताबें बहुत हैं, वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन से पढ़ाई होती है यही ओरिजिनल पढ़ाई है। यही आपके मस्तिष्क को बहुत मजबूत करता है, सारे चीजों को क्लियर करता है। क्योंकि आपको कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आप फौरन इंटरेक्ट होकर के उसको हल कर रहे हैं कि भाई हमको नहीं समझ में आया, बताइए आप।
उसके बाद भौतिक रूप से उपस्थिति से पढ़ता है आदमी का शरीर, नहीं पढ़ता है आदमी का मस्तिष्क। तो मस्तिष्क आपका पूरी तरीके से जुड़ाव नहीं होता है जब तक पढ़ाई से, तब तक आप नहीं पढ़ सकती हैं। तो वीडियो आप कोई भी देखते हैं तो आप महसूस कीजिएगा कि जो इंटरेक्शंस वीडियो के प्रति बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है। तो कुछ बात हम समझें और बाकी बात भूल गए तो कंप्लीट तो हुआ नहीं। लेकिन क्लास जिसमें फिजिकल इंटरेक्शंस आपका आई टू आई कांटेक्ट के माध्यम से हो रहा है, तो आपका पूरा समय समझने में व्यतीत हो रहा है, और ये एक बार जब आप समझ जाते हैं तो फिर कभी नहीं भूलते हैं। तो अब देखिए ये हो गया, फिर हम क्या करते हैं, पीछे आते हैं, है ना। तो अब आप ही बताइए कि ऐसी परिस्थिति में ये दोनों जो मिल गया तो उससे भारतीय देश का जो जलवायु की प्रकृति है उसके लिए एक नया शब्द की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। तो वो शब्द हमारा है उपोष्ण। उपोष्ण यानी उष्ण और शीतोष्ण मिल करके बना है। इसका इंग्लिश अगर कहा जाएगा तो सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। अब देखिए हमने शुरू में बताया था कि इसकी एक प्रकृति मानसूनी भी है, तो एक्चुअली में इसको और विस्तारित करना होगा। उपोष्ण मानसूनी जलवायु। उपोष्ण मानसूनी जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट। तो ये एक्चुअली में हमारे देश के जो मौसम है या जो क्लाइमेट है उसके लिए एक शब्द में हमने कहा था कि आपसे कोई भी पूछेगा कि भारतीय जलवायु किस प्रकृति की है या भारतीय जलवायु का नाम बताइए आप, तो क्या नाम बताएंगे? उपोष्ण मानसूनी जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट। क्लियर? तो हम समझते हैं कि हम अपना पहला खंड समझाने में पूरी तरीके से सफल रहे। अब देखिए एक नया स्लाइड लेना पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या था कि प्रभावित करने वाले कारक, यानी भारतीय जलवायु को, ठीक है ना, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर influenced on Indian climate। ये हमारा टॉपिक है। भारतीय जलवायु पर यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम अनपढ़ आदमी हैं, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, लेकिन आप खुद ये महसूस करते होंगे कि कभी हमें ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी जो है वो बारिश में भीगना पड़ता है। हम उत्तर
भारत में रहते हैं तो हमें एक अलग प्रकार के जलवायु का सामना करना पड़ता है। दक्षिण भारत चले जाते हैं तो अलग प्रकार का, मैदान में रहते हैं तो हमें अलग प्रकार का जलवायु होता है, और जब पर्वतों पे चले जाते हैं तो हमें अलग प्रकार के जलवायु का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश की जलवायु विविधताओं भरी, बहुत डाइवर्सिटीज है। एक तरह का जलवायु नहीं है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाइए, पूरा देश अगर रेगिस्तान में बसा हुआ है तो वहां वर्ष भर एक ही प्रकार का जलवायु आपको मिलेगा। कोई पूरा देश पर्वत पर बसा हुआ है तो वहां पूरे वर्ष में एक ही प्रकार की जलवायु मिलेगी आपको। लेकिन हमारे देश में ऐसी नहीं है, बल्कि हमारे देश में डाइवर्सिटीज है, विविधता है, और इस विविधता का प्रभाव हमारे जलवायु पर भी पड़ा है। तो कौन कौन से कारक हैं जो हमारे जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे जलवायु को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो है अक्षांश रेखा। अक्षांश, जिसको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड। अभी अभी हमने देखा कि जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है, वो बिल्कुल मध्य से होकर के जाता है। और जो इक्वेटर है वो 876 किलोमीटर उसके बाद हमारा देश का सीमा शुरू होता है, यानी कन्याकुमारी। तो इस तरीके से इक्वेटर तो हमारे देश से नहीं गुजरता है, लेकिन इक्वेटर से काफी हम नजदीक भी हैं। तो उस तरीके से हमारे देश में अक्षांश रेखा के वजह से दो प्रकार का जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, एक सम और दूसरा विषम। जलवायु नहीं लिख रहे क्योंकि जगह है। सम जलवायु और विषम जलवायु। सम जलवायु और विषम जलवायु कहने का हमारा अर्थ क्या है? तो सम जलवायु यदि हम कहेंगे तो इसका मतलब होगा तापांतर कम होगा, तापांतर कम। और अगर विषम जलवायु हम लोग कहेंगे तो इसका अर्थ होगा तापांतर अधिक। घबराइए नहीं, समझाते हैं। तापांतर अधिक। तो सम विषम, सम का अर्थ हुआ तापांतर कम, विषम का अर्थ हुआ तापांतर अधिक, यही समझना है ना। तो तापांतर का अर्थ क्या होता है? तापांतर का अर्थ दिन और रात के ताप में अंतर। दिन और रात के ताप में अंतर को तापांतर बोलते हैं। क्लियर? तो जहां तापांतर कम होगा वहां सम जलवायु पाई जाएगी, यानी टेम्परेचर, रात दिन के टेम्परेचर में बहुत वेरिएशंस नहीं होगा। और जहां तापांतर अधिक होगी वहां रात दिन के टेम्परेचर में वेरिएशंस होगा, इसलिए विषम जलवायु पाई जाएगी। इसको और एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल्स दे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जो टेम्परेचर्स का निर्धारण होता है वो स्थलीय और जलीय भागों से होता है। स्थलीय भागों से जल के तरफ स्थल समीर चलता है और जल के तरफ से स्थल के तरफ जलीय समीर चलता है। इसमें जो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है इस घटना में वो है स्थल और जल का एक समान तप्त नहीं होना। सूरज की रोशनी स्थल पर भी पड़ती है, जल पर भी पड़ती है। स्थल की विशेषता यह है
कि ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। और जल की विशेषता यह है कि ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडी होती है। इस टेक्निक को समझ रहे हैं? अब जो समुद्र के किनारे का भूभाग होगा, क्या होगा वहां? तो वहां ये धीरज रखिए, पहले पूरा ठंडे दिमाग से समझिए इसको, तब मजा आएगा। तो वहां क्या होगा? जो समुद्र के किनारे का भारत है, यह भूभाग है जो कह लीजिए, तो दिन के समय जो भूभाग है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, और सागर या महासागर उस अनुपात में गर्म नहीं होगा तो हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। तो हवाएं आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो दिन में क्या होगा? सागरीय समीर चलेगी। साहब, सागर की ओर से हवा चलेगी तो वो ठंडी होगी कि गर्म होगी? ठंडी होगी। अब यही स्थिति रात में चले आई है। तो रात में स्थल जल्दी जो है वो ठंडा हो गया और जल देर से ठंडा हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि रात में हाई प्रेशर्स कहां बन गया? स्थल पे। और लो प्रेशर्स कहां बन गया? जल में, समुद्र में। तो हवाएं रात में कैसे चलेंगी? स्थल से जल की ओर। तो जो गर्मी होगी भाग जाएगी उधर। तो इसलिए दिन और रात के टेम्परेचर्स में बहुत अंतर नहीं होता है। तो जो हमारा नीचे वाला भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वो तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो वो जो इलाका हमारा है जो इक्वेटर के नीचे है, जो उष्ण कटिबंध में ट्रॉपिकल जोन में अभी हम लोगों ने देखा, वहां सम जलवायु पाई जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से नजदीक है और चारों ओर, तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरे हुए हैं। इसलिए यहां वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर्स नहीं है, तापांतर बहुत ऊंचा नहीं है। इसीलिए आप मद्रास चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, या कलकत्ता चले जाइए, या उड़ीसा का पुरी चले जाइए, यहाँ के लोग गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। यहाँ के लोग जाड़े में, हम लोग जैसे जाड़े में पूरा ओवरकोट पहन लेते हैं और फिर भी जाड़ा लगता रहता है, वैसा वहां नहीं होता है। क्योंकि वहां दिन का और रात का टेम्परेचर में बहुत वेरिएशंस नहीं। लेकिन जो मैदानी भाग है वहां टेम्परेचर में बहुत वेरिएशंस, और सबसे इस वेरिएशंस का आदर्श रूप रेगिस्तान में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में थार का रेगिस्तान है, तो वहां दिन के टेम्परेचर में जाइए साहब तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन वही रात में तो 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यानी दिन में जो है वो आप एसी चलाइए और रात में वहां कंबल ओढ़िए, ये स्थिति है। तो ये तो बहुत ज्यादा विषमता है। तो ऐसी विषम स्थिति क्या हो जाएगा? इक्वेटर के उत्तर की ओर आ जाएगा। तो अक्षांश के कारण हमारे यहां सम जलवायु और विषम जलवायु पाई जा रही है कि नहीं? बोलिए, सम जलवायु कहां पाई जा रही है और विषम जलवायु उत्तर भारत। सिंपल सी बात है। आपको ज्यादा मजा आ रहा है समझने में, है? अब दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, ठीक है। आप पूर्व के क्लास में यानी पहला चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप जानते होंगे कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है। कैसा पर्वत है? हाँ ठीक है, हिमछादित है, हिम से ढका हुआ, लेकिन पर्वतों के प्रकार में ये किस प्रकार में आता है? वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत। और मोड़दार पर्वत में नवीन मोड़दार पर्वत है, इसके बाद कोई नहीं बना है, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी थी जो आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। यहां ये पर्वत कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी जलवायु को?
वेरी गुड। गर्म नहीं, ठंडी नहीं, ठंडी हवा आती है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। तो दो तरीके से प्रभावित करता है। एक मध्य एशिया से, मध्य एशिया यानी साइबेरिया, ठीक है, से आने वाली ठंडी जो पवन होती है उसकी अवरोधक है। और दूसरा के दक्षिण पश्चिम, सॉरी, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है को भारत में प्रभावी करने वाला है। तो ये दो बातों को समझते हैं। अगर हिमालय नहीं होता आज, तो हम अपने देश के लिए जो शस्य श्यामला, मतलब हरा भरा भारत का जो परिकल्पना करते हैं, सारे चीजों से संपन्न भारत का जो परिकल्पना करते हैं, वो नहीं कर पाते। सिर्फ एक पर्वत नहीं होता तो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो साइबेरिया से या मध्य एशिया से जो ठंडी हवा, उसकी दिशा दक्षिण की तरफ ही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। क्यों चलती है? कि आप जानते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की चलेगा। तो भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ध्रुवे की तरफ हाई प्रेशर बेल्ट है, तो उधर से लो प्रेशर बेल्ट बनेगा किधर? हम लोग के तरफ। तो वो ठंडी हवा जैसे ही बढ़ती है तो हिमालय पर्वत जो है वो 6000 मीटर से, उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और उससे ऊंची भी है, माने 6000 मीटर से कहीं पर भी कम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। तो उतनी ऊंची पर्वत है और ऐसी परिस्थिति में साइबेरिया की ठंडी हवा भारत में नहीं आती। अगर आ जाती तो क्या होता कि मानसूनी पवन ही नहीं आता, तो ना बारिश भी नहीं होती। और जब हिमालय पर्वत नहीं होता तो नदियों का ये रूप भी नहीं होता जो हम देखते हैं। तो इस तरीके से जो तापमान था, जो आर्द्रता थी, जो नदियों के रूप में जल हमारे पास था, कुछ भी नहीं होता इस पर्वत के नहीं रहने से। तो इस पर्वत ने भारत को एक महाद्वीपीय रूप दिया और ये महाद्वीपीय रूप ही इसकी शस्य श्यामला का हरा भरा होने का आधार है। तो एक प्रकार से भारत में जो हरा भरा देश में परिणत हुआ, वो वरदान किसका बना? हिमालय पर्वत का। क्लियर? अब हिमालय पर्वत दूसरे रूप से प्रभावित करता है कि दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिसका अभी थोड़ी देर बाद हम पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो वो हवाएं हिमालय से टकराकर ही बारिश करती हैं। पहले तो टकराती है पश्चिमी घाट में और पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढालों पर वर्षा करती हैं। फिर वो क्रॉस कर करके अंडमान निकोबार और अराकान की पहाड़ियों से टकराती हैं, वहां बारिश करती हैं। फिर वो हिमालय से टकराती हुई आपके पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक बारिश करती है। तो आपने देखा कि इस तरीके से पर्वतों से टकराकर ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा बारिश हो रही है।
तो अगर हिमालय ना होता तो दक्षिणी पश्चिमी पर मानसून मान लिया आता भी तो भारत में बारिश नहीं करता, वो निकल जाता साइबेरिया की तरफ। कहां करता वो जाने। तो इस तरीके से मानसूनी जलवायु का जो आदर्श रूप आपके देश में पाया जाता है, उसके लिए हिमालय की अवस्थिति ही जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से ये दो तरीके से हिमालय हमारे जलवायु को, हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। क्लियर? अब आ जाइए, तीसरा चीज जो प्रभावित करता है वो है उच्चावच। इसको इंग्लिश बोलते हैं रिलीफ। मतलब कि धरातल पर, जो धरातल है ऊंचाई और गहराई, ठीक है ना, इसी के लिए उच्चावच रिलीफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखते हैं कि भारत में जो है पर्वत भी है, पठार भी है और मैदान भी है, यानी माउंटेन भी है, प्लेट्यू भी है और मैदान भी है। अब इसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में ह्रास होता है। 165 मीटर की ऊंचाई तक हम बढ़ेंगे, ठीक तो बोल रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। और अगर नीचे की ओर धरती के अंदर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। ये एक सामान्य सा नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही अक्षांश पे आगरा भी है और उसी अक्षांश पे दार्जिलिंग भी है, लेकिन आगरा जो है वो उष्ण क्षेत्र है और दार्जिलिंग जो है वो ठंडा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि आगरा मैदानी क्षेत्र है और दार्जिलिंग जो है पर्वतीय क्षेत्र है। आप अपने यहां आ जाइए तो गया से आप रांची की ओर चलिए, तो गया से का जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो रांची उसकी अपेक्षा बहुत ऊंचाई पर है, 600 मीटर ऊंचा समुद्र तल से। तो आप गर्मी के मौसम में सफर कीजिए, यात्रा कीजिए गया से रांची, तो यहां आप को बहुत हालत खराब रहेगा गर्मी से, लेकिन जैसे ही हजारीबाग से आगे बढ़िएगा रांची की तरफ तो आपको ठंडक महसूस हो। क्यों? क्योंकि वहां वो इलाका ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो इस तरीके से जो उच्चावच है, जो रिलीफ है, वो भी जो है हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां की जलवायु अलग मिलेगी, जो मैदानी क्षेत्र है उसकी अलग, ये ठीक है। और भी बहुत सारी चीज है जो जुटा हुआ है दूसरे सेक्शन से, यानी हमारे जलवायु को जो उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है, जो तीसरा शीर्षक है हमारा, तो उसमें बाकी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें इतनी ही चीज मोटा मोटी आप कीजिए कि ये सारे फैक्टर है जो हमारे जलवायु को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो एक नया स्लाइड लिया जाए, उसमें तीसरा शीर्षक क्या था? अब देखिए यहां पर जो हम लोग बोल रहे हैं
कि अभी अभी बोला कि जो प्रकृति कैसी है साहब, तो सब ट्रॉपिकल मानसूनी है, यानी उपोष्ण मानसूनी जलवायु हम अपने देश के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कैसे हुआ, यानी मानसून की जो उत्पत्ति है, थोड़ा सा लेक्चर समझ लीजिए, तब आपको आगे पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चाहे जो विषमता हो, जो डाइवर्सिटीज हो, कहीं वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो रही हो, कुछ इलाका ऐसे लद्दाख ऐसा है जहां वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम, लेकिन वही चेरापूंजी और मासीन राम है जहां 1300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। वर्षा के मात्रा में अंतर है, लेकिन यह भी तो तय है कि हर जगह वर्षा मानसूनी ही हो रही है, मानसूनी हवाओं से ही हो रही है। तो आप तो ये कह सकते हैं ना कि भारत में मानसूनी हवाओं का ही सारे इलाका में प्रभाव है, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो मानसूनी हवाओं से अछूता है। यहां तक कि थार रेगिस्तान में भी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है, यहां तक कि पठारी भागों में भी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। हद तो यह है कि उतने ऊंचे हिमालय पर्वत है, वहां पर भी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। यह अलग बात है कि वो वर्षा जो है हिमपात के रूप में होता है, स्नोफॉल के रूप में होता है। तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि साहब मानसून जलवायु का क्षेत्र है और ताप कटिबंध के आधार पर यह उपोष्ण प्रकृति रखता है। तो ये मानसून आता कैसे, उसी को इस सेक्शंस में हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो एक सरलीकृत जो बातें थी वो पहले बता दे, तब मुद्दे पे आएंगे, तब थोड़ा मजा आएगा। और इस टॉपिक का यही सेक्शन काफी कठिन है, तो हम चाहते हैं कि इसको बहुत प्यार से अच्छे से समझिए ताकि हमेशा के लिए कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस हो या चाहे मेंस एग्जामिनेशंस हो, सभी एग्जामिनेशंस में आप इससे कोई भी ऐसा प्रश्न आता हो तो आप हल करने में सक्षम हैं। तो हम बता रहे थे कि पूरा भारत मानसून से प्रभावित है। तो आम प्रचलित धारणा यह है कि जो इक्वेटर का दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी गोलार्ध, वहां से एक आर्द्र हवा आती है और भारत में घुस जाती है। जब चलती है तो वो दक्षिण पूर्व दिशा होता है उसका, लेकिन भारत की तरफ वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है। तो इसीलिए उसका नामकरण दक्षिणी पश्चिमी मानसून कर देते हैं, और वही दो भागों में बढ़ जाता है और बारिश करती है। आम किताबों में भी आप पढ़े होंगे तो यही बात होगी, लेकिन ये भारतीय मानसून के रूप को सरलीकृत करना हुआ, सिंप्लीफाई करना हुआ। जैसे आपके किरदार के बारे में ये पूछते कि कैसे है, तो वह ठीक है, तो ये ठीक है कह देना, ये आपके किरदार का सरलीकरण हुआ, बल्कि पूरी बात बतानी पड़ेगी कि आप टोपी पहने हुए हैं, चप्पल भी पहने हुए हैं, गंजी पहन करके आए हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो ये सारी बात की व्याख्या आप करेंगे तब होगा कि आपकी पूरी पूरी व्याख्या की गई। तो भारतीय मानसून, भारतीय जलवायु मानसूनी प्रकृति का है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्रभाधीन है, प्रभावित है, इफेक्टेड है, सिर्फ ये कह देना एक सरलीकृत रूप होगा। बल्कि भारत में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, जो मानसून आता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और जब तक सारे फैक्टरों को आप नहीं जानेंगे
तो फिर भारतीय मानसून के आगमन का सही दृश्य आपके मस्तिष्क में नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको, उत्पत्ति के आधार को हम समझने के लिए कुछ शीर्षकों का सहारा लेंगे। ठीक है, उसमें पहला है हेली का तापीय सिद्धांत। थर्मल थ्योरी ऑफ हेली। ठीक है, दूसरा है उसका, विद्वान का नाम भूल रहे, याद आएगा तो लिख देंगे। गत्यात्मक सिद्धांत। काइनेटिक, हाँ आ गया, फोएल का। फयोल का गत्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ, फोएल नाम हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, हो सकता है दूसरा हो, तो देख के बाद में बताया जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो सिद्धांत काम करेगा इसमें, वो है तिब्बत का पठार। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। और एक और है, उसको नीचे लिख देते हैं, वो है जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चार बातें हैं जो, जिसके वजह से भारतीय मॉनसून का पूरा पूरा स्पष्ट चित्र हम लोग के सामने उभर करके आएगा। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए तब समझाते हैं। और ये भारतीय मॉनसून के लिए टेक्निकल चीज है, तो जब तक इसको बढ़िया से आप नहीं समझिएगा तब तक भारतीय मॉनसून का जो परिचालन है, सर्कुलेशंस है, कि कैसे आता है कैसे जाता है, वो आपको पूरी की पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। पढ़ा है, थोड़ा फास्ट लिखिए। तो जहां तक हेली का तापीय सिद्धांत है, तो ये भारतीय मॉनसून के लिए
पारंपरिक सिद्धांत था ये, इसी को सारे लोग मान रहे थे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल था और ये 1668 ईस्वी में हेली ने इसे दिया था। इसमें कहा क्या गया था कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसकी जल जो है वो सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण गर्म हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणायन नहीं, सूर्य के उत्तरायण और फिर दूसरी परिस्थिति सूर्य के दक्षिणायन, तो जब दक्षिणी गोलार्ध के तरफ सूर्य होगा तो हम बोलेंगे सूर्य दक्षिणायन हो गया, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य नहीं होगा, उत्तर की ओर होगा, तो क्या कहेंगे, सूर्य उत्तरायण हो गया। तो हेली महोदय ने कहा कि अगर सूर्य उत्तरायण होगा, यानी सूर्य उत्तर की तरफ होगा, तो साउथ हेमस्फीयर में हाई प्रेशर उच्च वायुदाब पाया जाएगा। क्लियर? और अगर ये सूर्य दक्षिणायन होगा तो साउथ हेमस्फीयर में लो प्रेशर पाया जाएगा। ठीक है? अच्छा, ठीक है, कोई बात 10 मिनट में इसको खत्म कर देते हैं। तो अब क्या होता है, आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट में हवाएं चलती। तो हेली महोदय ने कहा कि जब मार्च से जून तक का समय होता है, तो 31 मार्च से 21 जून तक का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में सूर्य पूरी तरीके से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच में होगा और 21 जून को एकदम कर्क रेखा पर सीधे खड़ा होगा, उसको आगे सूर्य नहीं जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मई और जून का महीना होता है, उसमें पूरा लो प्रेशर बेल्ट यहां बन जाता है और हवाएं तेज गति से जो है वो साहब भारत में घुस आती और बारिश करती। तो ये एक जमाने से पढ़ाया जाता रहा था, लेकिन हेली महोदय इसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाई ये हवाएं भारत में ही क्यों घुसती हैं, अफ्रीका कहीं नहीं चल जाती हैं। और यदि यही बात है तो फिर हर साल आना चाहिए था, किसी साल नहीं भी आती है। कभी ऐसा होता ना कि मानसून नहीं होता है तो नहीं आती है मानसून, तो लेट आती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हेली महोदय नहीं दे पाए। तब इस पर रिसर्च हुआ और शोध हुआ, और उसके बाद दूसरा फ्योल का, इसका नाम थोड़ा फ्योल हम कंफ्यूज कर रहे हैं, देखिए गत्यात्मक सिद्धांत लिखिएगा तो आ जाएगा। ये 1951 में यह सिद्धांत आया। इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है ITCZ, यानी
इंटरट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाए तो अंतर अंतर उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र। थोड़ा जल्दी कर देते हैं ताकि आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। है क्या चीज के एक ये वायु राशि एक है ITCZ, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये एक वायु राशि कैसे डेवलप होता है? तो अभी अभी जो वो ताप कटिबंध देखे थे, तो आप देखे होंगे 23 डिग्री से एक हवा चलती है जो नियमित हवा है, जिसको सन्मार्गी हवा या व्यापारिक पवन बोलते हैं। तो वो उत्तरी 23 डिग्री से भी और दक्षिण 23 डिग्री से भी चलती है, तो इक्वेटर पर आकर के मिल जाती है वो। तो जो मिलती है ना, उससे एक डोलडर्म की स्थिति पैदा हो जाती है और अभिसरण हो रहा है, दो वायु राशि मिल रही है, तो एक ऐसा क्षेत्र बन जा रहा है कि वहां पर की स्थिति क्या होती है कि वायु उठ कर करके जो है वो ऊपर चल जाता है, यानी लंबवत गति हो जाती है, डोलडर्म की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वो जो शांत पेटी बन जाती है वही लो प्रेशर बेल्ट होता है, ITCZ होता है। तो ये उत्पन्न कहां पर होगा? भूमध्य रेखा पर। अब देखिए जुड़ किससे जाता है कि जैसे जैसे उत्तर भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र पैदा होगा तो ये इक्वेटर से बढ़ कर करके उत्तर की ओर खिसकने लगेगा ITCZ। तो ये जो उत्तर की ओर खिसकेगा तो यही मानसूनी पवनों को जो है भारत में घसीट करके लाता है। अब बात समझ में आई ठेठ भाषा में? अब दूसरा है तिब्बत का पठार। इसमें कोटेश्वरम एक बहुत बड़े भूगोल शास्त्री थे। उन्होंने 1973 ईस्वी में रूस और भारतीय अभियान दल ने एक रिसर्च किया भारतीय मानसून पे और कहा ये कि भारत का मानसून में ने जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक्चुअली में पामीर के पठार पर उत्पन्न होता है, उसके वजह से हवाएं खींच करके आती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पामीर का पठार जो है वो लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और लगभग 1000 किलोमीटर चौड़ा है और 4000 मीटर ऊंचा है। और वहां पर इस समय यानी ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर पहुंचता है, तो इसके तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है और इससे लो प्रेशर बेल्ट वहां बन जाता है। और लो प्रेशर बेल्ट जब बनता है तो जेट स्ट्रीम की धाराएं जिसकी स्पीड 130 से लेकर के 180 किलोमीटर पर आवर तक होता है वो चलनी शुरू हो जाती है। जैसे ITCZ एक हवा है उसी तरीके से जेट स्ट्रीम भी एक हवा है, लेकिन वो ITCZ धरातल पर चलती है और जेट स्ट्रीम ऊपर में यानी ट्रोपोपॉज पे चलता है। ट्रोपोस्फेयर जानते हैं ना, क्षोभ मंडल जो 12 से 18 किलोमीटर तक जिसका थिकनेस है जमीन से लेकर के ऊपर वायुमंडल तक। तो क्षोभ सीमा जहां पर क्षोभ मंडल समाप्त होता है वहां पर रहता है वो, और वो भी एक निम्न दाब के, लेकिन उसकी स्थिति क्या है कि वो बहुत उसकी स्पीड होती है। तो उसकी जो स्पीड होती है उससे ITCZ जो है वो और घसीट करके तेज से आता है और एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पैदा कर देता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दाब प्रवणता बल। क्या चीज?
दाब, प्रवणता, बल, प्रेशर, ग्रेडियंट, फोर्स। ये जितना जेट स्ट्रीम प्रभावी होगा उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा और उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उतना तीव्र गति से जो है वो भारत में मानसून जो है वो प्रवेश करेगा। यही वजह है कि भाई वहां आर्द्र वायु तो अप्रैल में ही बन जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन यहां जून में आता क्यों है? तो इसलिए कि उसको जेट स्ट्रीम या ITCZ, ये दाब प्रवणता बल जून में पैदा होता है, इसलिए वो जून में आता है। अब बात समझ में आई? तो हम समझते हैं कि हम आपको एक 90% तक बात समझाने में सफल रहे। ऋतु जहां तक है तो ऋतु आप वो जो 4 ऋतु आराम से जानते हैं, ऐसी भी किताबें पढ़ते होंगे। तो एक तरीके से हमने आपको चैप्टर्स को कंप्लीट इस ये स्टार्ट हो भी नहीं किया।